चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मुगल साम्राज्य के उस जबरदस्त विस्तार की कहानी जानते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ 180 सालों के अंदर एक छोटा सा राज्य इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य कैसे बन गया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम 6 बड़े मुगल बादशाहों के दौर से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे बाबर की पहली जीत से और कहानी को ले जाएंगे औरंगजेब के विशाल सैनिक अभियानों तक। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे हर बादशाह ने इस साम्राज्य की कहानी में अपना एक नया पन्ना जोड़ा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिलेर योद्धा से जो आया था सेंट्रल एशिया के मैदानों से। नाम था बाबर और उसकी नजरें टिकी थीं हिंदुस्तान की दौलत और इसकी उपजाऊ जमीन पर। साल था 1526, जगह पानीपत का मैदान। यहाँ एक ऐसा युद्ध होने वाला था, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखने वाली थी, बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब देखिए, लड़ाई के मैदान पे हालात बाबर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मतलब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज कहीं ज्यादा बड़ी थी और उसके पास तो हजारों की तादाद में हाथी थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसी चीज जो पूरी बाजी पलटने वाली थी। और वो सीक्रेट वेपन था बारूद। जी हां, गन पाउडर। बाबर की चलती फिरती तोपों ने लोदी की हाथियों वाली विशाल सेना में ऐसी खलबली मचाई कि पूछिए मत। तोपों की जोरदार आवाज और धुएं से हाथी इतने डर गए कि वो पलटकर अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। बस इसी एक टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान में जंग का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो ठीक है, बाबर ने नींव तो रख दी, पर साम्राज्य अभी भी बहुत नाजुक था, मानो एक कच्चे धागे से बंधा हो। अब कहानी आगे बढ़ती है उसके बेटे हुमायूं तक। और हुमायूं का दौर ऐसा था कि ये नया नवेला साम्राज्य शुरू होने से पहले ही लगभग बिखरने की कगार पर आ गया था। हुमायूं की जिंदगी तो जैसे किसी रोलर कोस्टर की तरह थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई। पहले तो उसे शेरशाह सूरी से हार कर सब कुछ छोड़ना पड़ा। सोचिए, पूरे 15 साल उसने देश से बाहर गुजारे। फिर जाकर पर्शिया के शाह की मदद से वो दिल्ली वापस जीत सका। ये जो वनवास का दौर था ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर इसी दौर ने अनजाने में मुगल कल्चर पर एक गहरी छाप छोड़ी। हुआ ये कि जब हुमायूं पर्शिया में था तो वहाँ की कला, वहाँ के कल्चर ने उसे बहुत इम्प्रेस किया। और जब वो वापस हिंदुस्तान लौटा तो अकेला नहीं आया, अपने साथ 2 माहिर पर्शियन आर्टिस्ट्स को भी ले आया। और बस इन्हीं कलाकारों ने उस मशहूर मुगल पेंटिंग स्टाइल की नींव रखी, जो बाद में अपनी डिटेलिंग और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुई। हुमायूं के बाद तख्त पर बैठा उसका नौजवान बेटा अकबर। उस वक्त कौन जानता था कि ये लड़का इस छोटे से कमजोर से साम्राज्य को एक दिन एक ऐसी सुपर पावर बना देगा जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करेगी। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझता था कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाना है तो उनका दिल जीतना पड़ेगा, और उसने यही किया। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। इतना ही नहीं, उसने काबिल राजपूतों और दूसरे हिंदुओं को सरकार में बड़े बड़े पद दिए। उसने ये साफ कर दिया कि काबिलियत का धर्म से कोई लेना देना नहीं। इन्हीं सब सुधारों ने साम्राज्य को वो मजबूती दी जिसकी उसे जरूरत थी। और देखिए, अकबर ने अपने आसपास उस दौर के सबसे ब्रिलियंट लोगों को इकट्ठा किया था, जिन्हें हम नवरत्न या द 9 जूल्स के नाम से जानते हैं। मजे की बात यह है कि ये सलाहकार अलग अलग धर्मों से, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और यही लोग अकबर को राजकाज से लेकर फाइनेंस और आर्ट्स तक हर मामले पर सलाह देते थे। ये अकबर की दूर की सोच और खुले विचारों को दिखाता है। तो अकबर ने एक जबरदस्त मजबूत नींव तैयार कर दी थी। अब वक्त था इस साम्राज्य को और सजाने संवारने का, इसे और स्टेबल बनाने का। और ये काम किया अगली 2 पीढ़ियों ने, जहांगीर और शाहजहां। इन दोनों ने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, वो कला का बहुत बड़ा शौकीन था। उसके दौर में ज्यादातर शांति ही रही, तो कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका मिला। जहांगीर को ना नेचर से बड़ा प्यार था, इसीलिए उसके जमाने में जानवरों, पक्षियों और फूलों की रियलिस्टिक पेंटिंग्स बहुत बनी। उस दौर की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनमें जो डिटेलिंग है वो तो बस कमाल है। मतलब आर्टिस्ट एक एक पत्ती, एक एक पंख को इतनी बारीकी से बनाते थे। ये एक तरह की शांत कलात्मक दुनिया थी, जो उस शानो शौकत से बिल्कुल अलग थी जो इसके ठीक बाद आने वाली थी। और फिर आया शाहजहां। नाम का मतलब ही था दुनिया का राजा।
और उसके सर पर आर्किटेक्चर का, इमारतें बनवाने का एक जुनून सवार था। उसने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए और ऐसी ऐसी इमारतें बनवाईं कि दुनिया आज भी देखकर दंग रह जाती है। और उन्हीं में से एक है प्यार की निशानी, ताजमहल। कहते हैं ना, हर चीज का एक पीक होता है, एक शिखर। मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा अपने सबसे विवादित शासक औरंगजेब के दौर में। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि उसने साम्राज्य को उसकी हदों से भी कहीं आगे धकेल दिया। औरंगजेब ने खुद को एक टाइटल दिया, आलमगीर, मतलब दुनिया को जीतने वाला। और सच कहूं तो उसने इस टाइटल को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ इंडिया के डेक्कन में लगातार लड़ाइयां लड़ते हुए गुजार दिया, बस साम्राज्य को और फैलाने के लिए। और यहीं पर हमें उसके दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो मुगल साम्राज्य अपने सबसे विशाल रूप में था, कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण तक फैला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सालों तक चली इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था और फौज की भी कमर तोड़ दी थी। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? आखिर क्या राज था मुगल साम्राज्य के इतने बड़े विस्तार के पीछे? देखिए, इस पूरे सफर को हम 5 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, बाबर की तोपों ने एक मजबूत नींव रखी। दूसरा, हुमायूं ने मुश्किलों का सामना किया लेकिन वापसी में पर्शियन कल्चर साथ लाया। तीसरा, अकबर ने अपनी सोच और ताकत से साम्राज्य को सच में एक एम्पायर बनाया। चौथा, जहांगीर और शाहजहां ने इसमें कला और खूबसूरती का रंग भरा। और पांचवा, औरंगजेब के दौर में साम्राज्य अपने चरम पर तो पहुंचा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या कोई भी साम्राज्य इतना बड़ा हो सकता है कि उसका अपना ही वजन उसे संभाल ना पाए? क्या मुगल साम्राज्य का विशाल होना ही उसके पतन की वजह बना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं।